नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम वर्ल्ड वॉर और मैं हूं आपके साथ ऋतु। आज जंग का 19वां दिन है और हालात हर गुजरते पल के साथ और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। ईरान के ताकतवर नेता अली लारीजानी की हत्या ने पूरे मिडिल ईस्ट में आग भड़का दी है। तेहरान से साफ संदेश है, खून का बदला खून। क्या बदले की ये आग पूरी दुनिया को जला देगी। और उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो अब तक इस जंग में आक्रामक रुख अपनाए हुए थे, अब क्या दबाव में आ गए हैं। सबसे बड़ा सवाल कि क्या ईरान में खौफ से पीछे हट रही है अमेरिकी फौज और यह रणनीतिक बदलाव किए जा रहे हैं वॉशिंगटन द्वारा। मिडिल ईस्ट में उठती बारूद की गंध से सवाल उठने लगे हैं। तेल, ताकत और ताकतवरों की इस जंग में अब अगला कदम क्या होगा। जंग का ये जो मैदान सेट हुआ है, जंग का मैदान सुलग रहा है और दुनिया की नजरें टिकी हुई है आखिर ये जंग कब थमेगी। चलिए आपको सबसे पहले वो 4 अहम तस्वीरें दिखा देते हैं जिसमें किस तरीके से आज हम आपको जानकारियां देंगे कि पूरी इस वक्त मिडिल ईस्ट की स्थिति क्या है और कौन कौन सी वो इंफॉर्मेशन है जिसके जरिए कहा जा रहा है कि विध्वंस की एक नई गाथा जो है वो लिखी जा रही है। चलिए सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता देते हैं और दिखा देते हैं कि करके वो टॉप स्टोरीज आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहली स्टोरी जहां हम रख रहे हैं, युद्ध का आज 19वां दिन है। देखिए किस तरीके से यहां पर आपको तस्वीर नजर आ रही होगी। बारूद ही बारूद इस वक्त जो है ईरान में दिखाई दे रहा है और कहा जा रहा है 18वां दिन समाप्त हो गया, 19वें दिन में जंग ने प्रवेश कर लिया है और 19वें दिन भी हम देख रहे हैं बैक टू बैक हमले लगातार जारी है। अब ये मिडिल ईस्ट में आने वाले समय में किस तरीके का विध्वंस लाएगा, इसको लेकर लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट जिस बारूद की ढेर पर इस वक्त टिका हुआ है वो क्या आने वाले समय में विश्व युद्ध 3 का जो खतरा जिसको लेकर चर्चाएं की जा रही है उसे और तेज कर देगा। अब बात करते हैं स्टोरी नंबर 2 की, जिसमें हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से लारीजानी की हत्या जिसको लेकर ईरान स्पष्ट रूप में कह रहा है कि इसका बदला लिया जाएगा। अब आप देखिए लारीजानी जो कहा जाता है कि प्रमुख थे सुरक्षा को लेकर के, ये कहा जाए नेशनल सिक्योरिटी को लेकर इनकी भागीदारी, इनका योगदान और इनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हो जाती है। और अयातुल्लाह अली खामनेई के बेहद करीबी माने जाते अली लारीजानी की मौत हो गई है, उनकी हत्या हो गई है। अब स्पष्ट रूप में इसको लेकर ईरान में क्या तस्वीर रहेगी और जैसा कि कहा जा रहा है कि ईरान इसका संपूर्णतः बदला लेगा, क्या ये बात स्पष्ट हो पाएगी। अब बात करते हैं स्टोरी नंबर 3 की। स्टोरी नंबर 3 जिसमें हम बात करेंगे जंग में क्या अब ट्रंप अकेले पड़ गए। ट्रंप मुंह की खा रहे हैं क्योंकि हमला तो कर दिया, कोशिश तो कर ली ईरान को नीचे करने, ईरान को परेशान करने, ईरान में सत्ता परिवर्तन की, लेकिन इस बीच फंस कर रह गए ट्रंप क्योंकि नेटो ने हाथ पीछे कर लिए और अब ट्रंप बौखला गए हैं कि जिन देशों को, जिन एलाइज को लगातार मदद प्रदान की, लगातार अरबों खरबों उनके लिए खर्च किए, अब वो ही जंग में पीछे छोड़ गए हैं ट्रंप को और अकेला छोड़ गए, ट्रंप अकेले पड़ गए और इसी वजह से लगातार बयानबाजियों का दौर ट्रंप द्वारा किया जा रहा है। अब फोर्थ जो अहम जानकारी है, अहम खबर है, उससे आपको रूबरू करवा देते हैं। ईरान का खौफ और पीछे अमेरिकी फौज हट गई है, ये सबसे बड़ी तस्वीर दिखाता है। और जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि 19वें दिन भी आखिर ऐसा क्या है जो ईरान लगातार इस वक्त आंख में आंख डालकर अमेरिका को जवाब दे रहा है, वो क्या वजह है। और इस वक्त जो प्रमाण मिल रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अपनी फौज को, अपने जहाजों को पीछे हटाना शुरू कर दिया है, इसको लेकर जानकारियां क्या है। लेकिन सबसे पहले आपके सामने रखते हैं 4 बड़ी खबरें, वो 4 बड़ी तस्वीरें जिसको लेकर के इस वक्त स्थिति क्या है वो सबसे पहले आप देखिए। ईरान के टॉप लीडर लारीजानी पर हमला हुआ, उनकी हत्या कर दी गई। और दूसरी बड़ी खबर आप देखिए, अली लारीजानी का खात्मा हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर स्पष्ट रूप में जो बयान दिया है, जो दावा किया है और जिसमें कहा गया है कि ये शुरुआत है, आने वाले समय में और ज्यादा विध्वंस आएगा। साथ ही आपको बता दें तीसरी बड़ी खबर आप देखिए, बसेज कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी की भी मौत हो गई है और आईडीएफ की स्ट्राइक में गुलाम रजा सुलेमानी की मौत के बाद इसके जरिए क्या कुछ नजर अब इजराइल की है और जो पर्चा
बेंजामिन नेतन्याहू दिखा रहे थे माइक हक्काबी को, उसमें अगला नंबर किसका है, ये सबसे बड़ा सवाल। और चौथी बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर ईरान की जनता से, जिसमें कहा जा रहा है इस्लामी शासन को उखाड़ फेंको। ये सीधे तौर पर नेतन्याहू ने आदेश दिए थे और स्पष्ट रूप में कहा था कि ईरान की टॉप लीडरशिप के खात्मे के आदेश के साथ ही वहां रजीम चेंज हो जानी चाहिए। लेकिन फिलहाल की स्थिति क्या है, फिलहाल इस वक्त वर्तमान में हालात क्या है वो जान लेते हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी तस्वीर सामने आ रही है, वो भी आपको बताएंगे। नरसंहार के जिम्मेदार लारिजानी थे। डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये बयान दिया है और ये बयान आया है सामने जब अली लारिजानी की मौत हो चुकी है। बीते 6 साल से बासिज यूनिट के कमांडर सुलेमानी की मौत हो चुकी है। ईरान की तरफ से सुलेमानी की मौत की पुष्टि की जा चुकी है और इस बीच बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप की यह पुष्टि, दावा क्या दिखाता है और आने वाले समय में इसके जरिए क्या विध्वंस आता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अभी की ताजा तस्वीर क्या है जरा आप देखिए। लेबनान से इजराइल पर बड़ा अटैक हुआ है दर्शकों, और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां किस तरीके की इस वक्त हालात है, किस तरीके की स्थिति है। हिजबुल्लाह ने एक साथ 40 रॉकेट दागे हैं, आसमान में कई रॉकेट इंटरसेप्ट किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, आसमान में कई रॉकेट इंटरसेप्ट कर दिए गए हैं। और साथ ही आपको बता दें ये हमले जो है वो लगातार हो रहे हैं। लेबनान से इजराइल पर बड़ा अटैक हुआ है और साथ ही आपको बता दें हिजबुल्लाह ने एक साथ 40 रॉकेट दागे हैं। समझिए किस तरीके से समर्थन ईरान को अभी हिजबुल्लाह दे रहा है। आसमान में कई रॉकेट्स को बाकायदे इंटरसेप्ट कर दिया गया। लेकिन इस वक्त की तस्वीर जो है ये कहा जा रहा है एलाई वर्सेस एलाई, प्रॉक्सी वर्सेस प्रॉक्सी की ये लड़ाई जो खड़ी हो गई है, जो सामने आ रही है, जो दिखाता है इस वक्त जंग का यह अखाड़ा कितना ज्यादा धधक रहा है। आसमान में जो रॉकेट्स नजर आए जिन्हें इंटरसेप्ट किया गया, वो आगे आने वाले समय में किस तरीके की तस्वीर दिखाने वाले हैं और जो बड़ा खतरा है वो किस तरीके से इस वक्त जताया जा रहा है। एक और बड़ी खबर इस बीच दर्शकों सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, खाड़ी देशों में ईरान के हमले लगातार जारी है और दुबई पर एक साथ कई ड्रोन से हमला किया गया, यानी कि यूएई डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को इंटरसेप्ट किया और साथ ही ईरानी ड्रोन को मार गिराने का यह बड़ा दावा भी सामने आया है। अब समझिए इसके मायने क्या है, यानी कि दोनों ही तरफ से हम देख रहे हैं, कोशिश यही हो रही है। खाड़ी देशों में ईरान के हमले बैक टू बैक जारी है। और बात अगर दुबई की जाए, दुबई पर एक साथ कई ड्रोन से हमला किया गया। ये दो बड़ी खबरें, दो बड़ी पिक्चर्स आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में हो क्या रहा है। पहली तस्वीर देखिए, हिजबुल्लाह जिसको लेकर जानकारी मिली, हिजबुल्लाह ने ईरान के समर्थन में 40 रॉकेट, संख्या समझिए 40 रॉकेट एक साथ दागे, हालांकि इंटरसेप्ट किए गए, तस्वीरें उसके सामने आई। और दूसरी तरफ आप देखिए दुबई पर एक साथ कई ड्रोन से हमला किया गया और दुबई क्योंकि नंबर 1 प्रायोरिटी इस वक्त हमले को लेकर ईरान की बनी हुई है और इसको लेकर कहा जा रहा है कि दुबई क्योंकि न्यूयॉर्क के पैरेलली न्यूयॉर्क को लेकर के जो एक पर्सपेक्टिव था, न्यूयॉर्क 2 कहा जाता है दुबई को, जहां बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, बड़ी बड़ी जो कहा जाए धन कुबेर वहां पहुंचते हैं। उस पर हमला करके ईरान का परिप्रेक्ष्य क्या है और वहां पर सीधे तौर पर जो अमेरिकी अड्डे हैं उन्हें निशाना बनाने के जरिए कोशिश क्या की जा रही है। ये दो बड़ी खबरें इस वक्त दिखाने के लिए और बताने के लिए काफी है कि आने वाले समय में जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि विश्व युद्ध 3 की यहीं से पटकथा लिखी जाएगी और डिटेल्स इसको लेकर क्या सामने आ रहे हैं, आज का अपडेट क्या है, जंग के 19वें दिन स्थिति क्या है, अब जरा जल्दी से आपको बता देते हैं आज हालात क्या है। इजराइल के प्रचंड प्रहार से तेहरान कैसे दहल रहा है, मारे गए ईरान के कई बड़े सैन्य कमांडर, सुरक्षा परिषद प्रमुख लारिजानी के मारे जाने की भी पुष्टि हो गई है और बाकायदे ईरानी मीडिया ने पुष्टि कर दिया। चलिए बड़ी वॉल पर बड़ी तस्वीर आपको दिखाते हैं और डिटेल्स आपको देते हैं। जंग का 19वां दिन है और आज का अपडेट सबसे बड़ा यही कि इजराइल के प्रचंड प्रहार से तेहरान जो है दहलता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही आपको बताएं ईरान के कई बड़े सैन्य कमांडर ढेर हो चुके हैं। सुरक्षा परिषद प्रमुख लारिजानी के भी मौत की खबर पुष्ट हो चुकी है
और लारीजानी के बेटे और कई गार्ड्स की भी इस दौरान मौत हो गई। और बताया जा रहा है कि बसीज फोर्स के 300 से अधिक सैनिक इस बीच मारे गए हैं। और अमेरिका ने ईरानी सैन्य ठिकानों की भारी बमबारी भी की है और मिसाइल ठिकानों पर 2700 किलो वजन के जो बम है वो गिराए गए हैं। अपने आप में दिखाता है इंटेंसिटी क्या है। ईरान ने भी जोरदार पलटवार किया है और स्पष्ट रूप में यह बात सामने आती है, इजराइल में 100 जगहों पर अटैक इसके बाद हुआ है। और साथ ही ताजा अपडेट ये कहता है कि सिर्फ ईरान नहीं, इजराइल पर भी ईरान लगातार कहर बरपा रहा है। राजधानी तेल अवीव पर मिसाइल दागी गई है और करंट सिनेरियो ये कहता है कि मुस्तफा खामनेई को लेकर, मुस्तफा खामनेई की स्थिति को लेकर वो कहां है, किस हालत में है, कैसे है, उसको लेकर अभी चर्चाओं का बाजार बहुत गर्म है। मुस्तफा खामनेई को ढूंढकर खत्म कर देंगे, इजरायली सेना की तरफ से दावा किया गया। और इस बीच इजराइल का लेबनान पर भी भीषण हमला हुआ। इजरायली हमले में कई लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। और राजधानी बेरूत की बात करें जहां 6 लोग मारे गए हैं, साथ ही दक्षिणी पूर्वी इलाकों में हमले में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। संख्या आप देखिए लगातार किस तरीके से सामने आ रही है। और लारीजानी की मौत के बाद ईरान में एक बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है, बड़ा सवाल यह है कि ईरान में आखिर गद्दार कौन है जो इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है, जो बता रहा है दूसरे दुश्मन देशों को हर एक मूवमेंट के बारे में। ईरान की सत्ता के गलियारों से आई एक ये बड़ी खबर और इस खबर ने मिडिल ईस्ट की जंग को और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। ईरान के सुरक्षा तंत्र पर बड़ा चेहरा अली लारीजानी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इजराइल के हमले में उनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है और ये सिर्फ एक मौत नहीं है बल्कि ईरान की रणनीतिक ताकत पर सीधा वार मारा जा रहा है। और अब आपको बताते हैं कि वो सबसे बड़े चेहरे जिनको लेकर कहा जा रहा है, जिनका खात्मा हो चुका है और जिनके जरिए ईरान को बड़ा झटका लगा है। सबसे पहले आपको बताते हैं इजराइल का बड़ा ऑपरेशन जो है, जिसमें कहा जा रहा है कि IRGC की कमान पर बड़ा प्रहार किया गया। युद्ध के बीच ईरान का मास्टरमाइंड खत्म हो चुका है और कहा जा रहा है कि एक एक करके टॉप लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ईरान का नंबर 2 खत्म हुआ। अयातुल्लाह अली खामेनेई के करीबी थे और युद्ध रणनीति के बड़े चेहरे का अंत भी इसके साथ हो गया। IRGC ऑपरेशंस में इनका अहम रोल माना जाता था और बेहद क्योंकि करीबी थे अयातुल्लाह अली खामेनेई के, इस वजह से इन्हें सारी डिटेल्स, हर एक ऑपरेशन को लेकर, कॉल को लेकर डिटेल्स और हमले की हर एक इंटेंसिटी पर जानकारियां थी, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा डेंट ईरान के लिए है। लेकिन ईरान को जो ये बड़ा झटका लगा है, क्या इससे बाहर निकल पाएगा ईरान? और इसके बाद भी क्या विध्वंस की ये गाथा आगे चलती रहेगी? दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट में। ईरान के टॉप अधिकारी की मौत। लारीजानी की मौत पर लगी मुहर। तेहरान ने माना एयर स्ट्राइक में बड़ा नुकसान। ईरान की सत्ता के सबसे मजबूत स्तंभ एक एक कर गिरते जा रहे हैं। तेहरान की सियासत में आज जो सन्नाटा है वो सिर्फ मातम नहीं बल्कि आने वाले तूफान की आहट है। अली लारीजानी वो नाम जो ईरान की सुरक्षा रणनीति का दिमाग माना जाता था, आज खामोश है। इजराइल के हमलों में उनकी मौत सिर्फ एक शख्स की मौत नहीं बल्कि ईरान के पावर स्ट्रक्चर पर सीधा वार है। ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी की इजराइल हमले में मौत हो गई है। उनकी मौत का ऐलान इजराइल के डिफेंस मंत्रालय की ओर से मंगलवार को कर दिया गया था। हालांकि ईरान ने इसकी पुष्टि रात को ही की। लारीजानी की मौत से उठने वाले सवाल है कि क्या ये महज टारगेट किलिंग है या ईरान की कमर तोड़ने की पूरी प्लानिंग।
ये वही लारीजानी थे जो कभी अली खामनेई के सबसे भरोसेमंद सलाहकार थे। IRGC के ऑपरेशंस, सेना की रणनीति, जवाबी हमलों का ब्लूप्रिंट, सब में उनकी छाप थी। लेकिन अब जब पहले ही अली खामनेई को मार दिया गया है और सत्ता मुस्तफा खामनेई के हाथों में है, उसके बाद लारीजानी की मौत क्या ईरान के कमांड सेंटर को पूरी तरीके से हिलाने की कोशिश है? और इस बीच सवाल ये कि क्या ये सिर्फ एक टारगेटेड किलिंग है या फिर ईरान के पावर स्ट्रक्चर को तोड़ने की बड़ी साजिश? क्योंकि जिस शख्स को सुप्रीम लीडर के बाद सबसे ताकतवर माना जा रहा था, जो IRGC और सेना के ऑपरेशन में अहम भूमिका निभा रहा था, उसका इस तरह खत्म होना सीधे सीधे ईरान की कमान पर हमला है। और सबसे बड़ी बात इस बीच ये कि पहले ही हमलों में अली खामनेई की मौत और अब लारीजानी का जाना सीधे सीधे ईरान की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और इजराइल का अंदरूनी वार जो है वो लगातार ईरान के बीच कहर बनकर टूट रहा है। सवाल यह है कि ईरान में गद्दार कौन है, तेहरान में टारगेट किलिंग क्या हो रही है, और ईरान की सुरक्षा पर इस बीच बड़े सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। सवाल यह कि कौन लीक कर रहा है सीक्रेट लोकेशंस, कौन बता रहा है, कौन स्पाई कर रहा है टॉप लीडरशिप की हर एक जानकारी को, और कौन इसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप हो या IDF हो, मोसाद हो, उन्हें जानकारियां दे रहा है। स्पष्ट रूप में अंदर तक घुसकर हमला करने की जो ये रणनीति है, उसकी प्लानिंग किसने बताई, कहां से सेफ पैसेज मिलेगा, और सबसे सुरक्षित शख्स भी बचा नहीं है। इंटेलिजेंस फेल है, साजिशें फेल हो गई है, और हाई प्रोफाइल टारगेट कैसे हिट हुआ है, कैसे अयातुल्लाह अली खामनेई को पहले ही हमले में खत्म कर दिया गया, और क्या ईरान की सुरक्षा पूरी तरीके से इस वक्त फेल हो गई है? क्या अंदर से इजराइल को मदद मिल रही है, इनपुट्स मिल रहे हैं उन ऑपरेशंस को आगे कैरी ऑन करने की? और आपको डिटेल देंगे, खास रिपोर्ट हमने तैयार की है कि इसको लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ईरान में कौन है वो गद्दार जो अंदर से हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक जानकारी, चाहे वो लोकेशंस को लेकर हो, चाहे वो लीडरशिप को लेकर के हो, चाहे वो आगे ऑपरेशंस को लेकर के हो, इन जानकारियों को लीक कौन कर रहा है? देखिए। लारीजानी की मौत ईरान के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है, क्योंकि इस युद्ध की शुरुआत से मरने वाले अधिकारियों में लारीजानी सुप्रीम लीडर के बाद नंबर 2 कहे जा रहे थे। क्योंकि देश के ऑपरेशन के फैसलों में उनकी अहम भूमिका थी। पिछले महीने अमेरिकी इजरायली हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई भी मारे गए थे, और उनके बेटे मोस्तफा को नया नेता चुना गया। माना जा रहा था कि लारीजानी IRGC और ईरान सेना के जवाबी हमलों की कमान संभाले हुए थे। अली लारीजानी को इस्लामिक रिपब्लिक के स्ट्रक्चर की गहरी समझ थी, क्योंकि वो देश के कई अहम पदों पर रह चुके थे। सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बयान के मुताबिक लारीजानी की हत्या उनके बेटे मोर्तेजा लारीजानी, उनके कार्यालय के प्रमुख अली रेजा बयाद के कई बॉडीगार्ड्स के साथ की गई। फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक लारीजानी तेहरान के बाहरी इलाके में बेटी से मिलने गए थे, वहीं मौत ने उन्हें घेर लिया। यह हमला सिर्फ एक लोकेशन पर नहीं था, बल्कि ईरान की रणनीतिक सोच, उनकी सैन्य रीढ़ और उसके आत्मविश्वास पर हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि लारीजानी के जाने के बाद ईरान इस पर करारा जवाब देगा। लेकिन अब एक के बाद एक हाई वैल्यू टारगेट खत्म करने की नई जंग शुरू हो गई है। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब सत्ता के सबसे करीबी लोग गिरते हैं तो जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं, सिस्टम के अंदर भी शुरू हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है कि आखिर गद्दार कौन है और किसको लेकर के शक इस वक्त जताया जा रहा है कि वहां पर जो हो रहा है, जो हलचल है, जिसको लेकर के इस वक्त तस्वीर दिखाई जा रही है, उसको लेकर इस पूरी गुत्थी को रचा किसने है और कौन है जो जानकारियां साझा इजराइल के साथ कर रहा है। एक बड़ी खबर इसी को लेकर सामने आ रही है। ईरान के साथ अमेरिकी युद्ध से यूरोप ने दूरी बना ली है और नाटो देशों का युद्ध में शामिल होने से सीधे सिरे से इनकार यहां पर सामने आया है। नाटो देशों का युद्ध में शामिल होने से इनकार इस वक्त देखा जा रहा है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से दावा इसके बाद किया, डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो देशों पर नाराजगी जाहिर की है। नेटो देश सैन्य अभियान में शामिल नहीं है। नेटो के फैसले पर हैरानी नहीं हो रही है क्योंकि उन्हें उम्मीद ये थी, ये कहा जा रहा है हमें नेटो देशों की मदद की भी जरूरत नहीं है। अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है और नेटो देशों की सुरक्षा पर सैकड़ों अरब डॉलर अमेरिका ने खर्च किए। अमेरिका को किसी की मदद नहीं चाहिए। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप अकेले ही काफी है इस तरीके के ऑपरेशंस के लिए। ये सीधे अगर कहा जाए तिलमिलाहट में डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये बयान दिया है जिसके मायने कई निकाले जा रहे हैं। और इस बीच देखिए ईरान के साथ जंग पर ट्रंप प्रशासन में मतभेद है, ये खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, यहां अब अंदर खाने भी मतभेद निकलकर सामने आ रहा है। यूएस नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर हेड जो है उनका इस्तीफा, रेजिग्नेशन सामने आया है और टेररिज्म सेंटर डायरेक्टर जोसेफ केंट का इस्तीफा इस बीच सामने आया है। जो केंट के इस्तीफे पर ट्रंप ने भी बयान दिया है। ट्रंप ने इसको लेकर के बाकायदे कहा है केंट सुरक्षा के मामले में कमजोर थे, वो काम नहीं कर पा रहे थे और यही वजह है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। अच्छा हुआ कि वो चले गए। साथ ही केंट को लगता था कि ईरान खतरा नहीं है और इसी वजह से उनका इस्तीफा एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। अब आप देखिए ये दोनों बड़ी तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है। एक तरफ ईरान के साथ अमेरिकी युद्ध से यूरोप ने दूरी बनाई है, नेटो देशों ने दूरी बनाई है। इससे तिलमिलाए हुए डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जारी किया कि हमें जरूरत ही नहीं है नेटो के सहयोग की, नेटो की मदद की। अब इस बीच जो कहा जा रहा है केंट की तरफ से, केंट का जो रुख है जिसमें सीधे तौर पर इस्तीफा उन्होंने दिया, इस पर भी तिलमिलाए डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंट सुरक्षा के मामलों में कमजोर थे, उनकी पकड़ कमजोर थी, उन्हें समझ नहीं थी और यही कहा जा रहा है अच्छा हुआ वो चले गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे को एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। केंट को लगता था कि ईरान से कोई खतरा नहीं है दुनिया को, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का यह पक्ष है कि ईरान से बड़ा खतरा जो है वो है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि ये हमले किए गए अमेरिकी फर्स्ट की नीति से किए गए, अमेरिकियों को सुरक्षित करने के लिए किया गया। और ये जो मास्टर प्लान डोनाल्ड ट्रंप का है इसका आखिर अंत कहाँ होगा और ये इस्तीफों का जो दौर है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में जंग की आग लगातार भड़क रही है। इसी बीच दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य गठबंधन पर सवाल खड़े हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है ईरान के खिलाफ लड़ाई में अब अमेरिका को किसी की जरूरत नहीं है, किसी की हेल्प नहीं चाहिए, ना ही नेटो की, ना उसके सहयोगी देशों की। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका ने अकेले ही बड़ी सैन्य कामयाबी हासिल कर ली है और अब यह लड़ाई वो अपने दम पर ही आगे लड़ सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बयान किसी बड़े टकराव का संकेत है और ट्रंप का यह ट्रिगर गठबंधन में दरार को लेकर क्या जानकारियां हैं, जरा आप इस वक्त देखिए स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। नेटो की ना से ट्रंप क्यों भड़के हैं बड़ा ईरान जंग पर ट्रंप का ये बड़ा ऐलान और डोनाल्ड ट्रंप का नेटो पर वार यहां पर स्पष्ट रूप में सामने आया। नेटो पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि हमें जरूरत ही नहीं है, मदद ही नहीं चाहिए, जंग में अमेरिका अकेले ही काफी है और ईरान के खिलाफ यूएस का सोलो मिशन इसे करार दिया। कहा कि हम एकल होकर लड़ेंगे, एकल होकर हमले करने में कामयाब होंगे और हमारा दमकम अकेले लड़ने में भी है। ट्रंप बोले कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, नेटो कर रहा है बेवकूफी, साथ ही नहीं तो रास्ता अलग हो जाएगा। कहा जा रहा है कि साथ तो था, अरबों खरबों अमेरिका ने मदद की, लेकिन इसके बावजूद भी सहयोग नहीं किया, जो कि दिखाता है कि मंशा क्या है। सहयोग नहीं तो गठबंधन पर भी संकट इस वक्त जाहिर करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए। अब नेटो को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं और जो उनकी बिलबिलाहट है नेटो देशों पर और सहयोगी देशों पर, दिखाते हैं।
ट्रंप का सियासत का विस्फोट, अमेरिका अकेला ही काफी, नाटो को सीधी चेतावनी, साथ नहीं तो भविष्य खत्म। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग अब सिर्फ मिसाइलों की नहीं बल्कि अहंकार और ताकत की लड़ाई बन चुकी है। और इस लड़ाई के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही सहयोगियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। ट्रंप का बड़ा बयान, अमेरिका को इस जंग में किसी की जरूरत नहीं है। नाटो के देशों पर सीधा हमला करते हुए ट्रंप ने यह कहा कि ज्यादातर नाटो देश ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई से पीछे हट रहे हैं, यानी जब जंग का वक्त आया तो साथ छोड़ दिया। We should think about, I don't need Congress for that decision. As you probably know, I can make that decision myself. I'd work with some very smart people. And I'd always Congress anyway, but I don't need Congress for that decision. We've had great support from countries in the Middle East, great support, but we've had no support from, essentially, no support from NATO. लेकिन ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने नाटो देश को बेवकूफी भरी गलती तक कह दिया। हालांकि एक बात पर सभी सहमत है, ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर खतरा इतना बड़ा है तो नाटो पीछे क्यों? पढ़ेंगे आगे और अब खबर आपको बताएंगे। एक तरफ अमेरिका का आक्रामक रुख सामने आ रहा है, दूसरी तरफ सहयोगियों की दूरी की तस्वीर क्या किसी बड़े वर्ल्ड विभाजन की ओर इशारा कर रही है? सबसे बड़ी चेतावनी हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर, जहां से दुनिया की तेल सप्लाई गुजरती है। ट्रंप कह चुके हैं अगर सहयोगी देश साथ नहीं आए तो नेटो का भविष्य ही खतरे में पड़ सकता है। तो क्या सिर्फ बयानबाजी है या फिर वेस्टर्न अलायंस में दरार की शुरुआत हो चुकी है? और नेटो ने जो पैर हाथ पीछे खींच लिए हैं उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? कोई नहीं, ट्रंप के साथ ये क्यों कहा जा रहा है और इस वक्त स्थिति क्या नजर आ रही है? जरा अब सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने जानकारियां रख देते हैं। ईरान पर एक्शन से नेटो का इनकार, साथ नहीं देंगे नेटो देश, और नेटो का न्यूक्लियर पर सख्त यहां पर कहा जाए जो नियम है उसके आधार पर ही नेटो देश जो है आगे बढ़ने वाले हैं। नेटो देशों ने जंग से दूरी बना रखी है, इसमें कोई हस्तक्षेप नेटो का नहीं है। धमकी के बाद भी जंग में साथ नहीं दे रहे हैं नेटो के देश, और ट्रंप लगातार इसको लेकर धमका भी रहे हैं, कह रहे हैं कि जरूरत ही नहीं है नेटो देशों के सहयोग का, उनकी मदद की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सुपर पावर अलग ही, अकेले ही इस सोलो मिशन के लिए सफल होगा और साथ ही साथ इस सोलो मिशन में आगे अपनी नीतियों के साथ कर सकता है इसे ऑपरेट। अब किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है देखिए। ट्रंप ने हालिया पोस्ट में कहा कि उन्हें नाटो देशों के इस फैसले पर कोई हैरानी नहीं हुई। उन्होंने नाटो को वन वे स्ट्रीट यानी एक तरफा व्यवस्था बताया। उनका कहना है कि अमेरिका हर साल बहुत ज्यादा पैसे खर्च करके इन देशों की सुरक्षा करता है, लेकिन जब अमेरिका को जरूरत होती है तो देश साथ नहीं देते। And then also a warm welcome to Prime Minister Kristersson following the इसके साथ ही ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की सेना को काफी कमजोर कर दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान की नौसेना, वायुसेना, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम और रेडार सिस्टम लगभग खत्म हो चुके हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के कई बड़े नेता भी इस हमले में मारे गए हैं, इसलिए अब वो अमेरिका और उसके मिडिल ईस्ट सहयोगियों के लिए खतरा नहीं बन पाएंगे। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़ी सैन्य सफलता हासिल कर ली है और अब अमेरिका अकेले ही काफी है। इससे पहले भी ट्रंप ने चेतावनी दी थी अगर सहयोगी देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने में मदद नहीं करते
तो फिर नाटो का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या ट्रंप का ये बयान वैश्विक राजनीति में नई दरार डाल देगा। April 1949, the Washington Treaty was signed. ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब इसके बाद सवाल ये कि नेटो से दूरी मजबूरी है या एक रणनीतिक पार्ट है उस प्लॉट का जिसके जरिए डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं। इसी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट में 19 दिन से भीषण जंग जारी है और इजराइल यूएस पर ईरान के जवाबी हमले भी तेज हो चुके हैं। ईरान ने ड्रोन मिसाइलों की 60वीं खेप भी अब दागनी शुरू करती है और अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। साथ ही आपको बता दें अल उदैद और अल धाफरा बेस पर भी मिसाइल्स दागी गई हैं और साथ ही साथ कुवैत में भी इस तरीके की जो तस्वीर है वो निकलकर सामने आई। अब जरा तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं। तस्वीरें क्या दिखा रही है और क्या बयां कर रही है, अब जरा इन तस्वीरों को देखकर आप आंकलन करिए किस तरीके की कोशिश यहां पर की गई है। जहां मिडिल ईस्ट में कहा जा रहा है 19वें दिन भी भीषण जंग की आग जो है धधक रही है। इजराइल यूएस पर ईरान के जवाबी हमले भी लगातार तेज है और अब कहा जा रहा है 60th सीरीज जो है मिसाइलों की अब ईरान ने खोल दी है। 60वीं खेप खोलकर मिसाइलें दागने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है। अमेरिका के सैन्य जो ठिकाने हैं उन पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। अब आप देखिए ये जो विध्वंस है जो आपको नजर आ रहा होगा, आग ही आग और धुआं ही धुआं, टारगेट लॉक करते हुए किस तरीके से किया जा रहा है। अल उदैद अल धाफरा बेस पर कहा जाए तो मिसाइल दागी गई है। कुवैत में इसी तरीके की तस्वीर सामने आई। अली अल सलेम एयर बेस पर भी हमला किया गया। तस्वीर आपके सामने ही देखिए किस तरीके से धुआं धुआं किया गया है और ये दिखाता है कि ईरान भी इस इंटेंसिटी के साथ लगातार हमले कर रहा है। और ये देखिए गोल घेरे में हमने आपको दिखाया। साथ ही यहाँ पर देखिए बारूद किस तरीके से बरस रहा है, मिसाइल के जरिए, ड्रोन्स के जरिए, बमों के जरिए लगातार ईरान जो है पिक्चर में वापस भी होता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त 60वीं खेप जो है वो ईरान ने इस वक्त खोल दी। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दर्शकों, हॉर्मुज पर फ्रांस के राष्ट्रपति का बड़ा बयान इस बीच सामने आ गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों का यह बड़ा बयान, किसी भी अभियान में फ्रांस शामिल नहीं है कतई। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने ईरान युद्ध में शामिल होने से सीधे सिरे से इनकार कर दिया है। कहा कि इस संघर्ष में हम कोई पार्ट नहीं ले रहे हैं, हमारा कोई हिस्सा नहीं है। ये इस वक्त सबसे बड़ी तस्वीर हो जाती है। यही वो कड़ी है जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो है बिलबिलाए हुए हैं, लगातार कह रहे हैं हमें दोस्ती या फिर सहयोग, इसमें हेल्प की कोई मदद नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने या मुक्त कराने के किसी भी सैन्य अभियान में फ्रांस हिस्सा नहीं लेगा। उन्होंने अपने बयान में यह भी जोड़ा कि जैसे ही क्षेत्र में तनाव कम होगा और बमबारी रुक जाएगी, फ्रांस अन्य देशों के साथ मिलकर समुद्री जहाजों की सुरक्षा के लिए स्कॉट सिस्टम की जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है। साथ ही इमानुएल मैक्रों के इस बयान से साफ हो गया है फ्रांस फिलहाल ईरान युद्ध में सैन्य हस्तक्षेप से दूरी बनाए रखते हुए कूटनीतिक समाधान पर जोर दे रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हॉर्मुज पर जर्मनी के विदेश मंत्री का बयान सामने आ गया है। यूरोप हॉर्मुज को सुरक्षित नहीं कर सकता है। ये बयान अपने आप में दिखाता है कितना इंटेंसिफाई ये जंग का अखाड़ा हो रहा है। यूएस नहीं कर सका तो यूरोप कैसे करेगा, ये कहा गया। और ईरान के साथ समझौते की इस वक्त जरूरत है। इस वक्त समय की वर्तमान वक्त में मौजूदा दौर में इसकी आवश्यकता है और मुझ पर समझौते की जरूरत, जिसके ऊपर कहा जाए प्रेशर देते हुए जर्मनी की तरफ से बयान दिया गया, जिसमें स्पष्ट रूप में कहा जा रहा है कि विदेश मंत्री जो है वो ये कह रहे हैं कि यूरोप हॉर्मुज को सुरक्षित नहीं कर सकता है। कोई कर सकता है तो वो यूएस और ईरान ही कर सकता है। यूएस नहीं कर सका तो यूरोप कैसे करेगा। और ईरान के साथ समझौते की जरूरत जरूरी है। हॉर्मुज पर समझौते की जरूरत को इस वक्त वर्तमान समय की सबसे बड़ी मांग बताया। ये दो बड़ी खबरें जो है इस वक्त स्पष्ट करने के लिए काफी है कि इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर और विभाजन की जो कूटनीति लिखी जा रही है उसकी आधारभूत बेस क्या है। पहली तस्वीर आप देखिए फ्रांस की ना, फ्रांस ने साफ इनकार कर दिया, भैया पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे।
फ्रांस जो है कह रहा है कि इस तरीके के अभियान में जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमला हो, इसके पक्ष में फ्रांस नहीं है, इमैनुअल मैक्रोन नहीं है। और दूसरी तरफ अब आप देखिए, ईरान के साथ समझौते की आवश्यकता, उसकी जरूरत इस वक्त वर्तमान दौर में है, ये जर्मनी की तरफ से पक्ष रखा गया है। कहा है कि अमेरिका अगर नहीं करता तो ये यूरोपीय देश कैसे करेंगे सुरक्षित स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। ये पक्ष तो यूएस का होना चाहिए, यूएस इसमें आगे पहल करे, ईरान पहल करे, समझौते को लेकर बातचीत करे, बीच का रास्ता निकाले और इसमें जर्मनी फिर साथ देगा। ये दो तस्वीर दिखाती है कि इस वक्त जो है दरार आनी किस तरीके से शुरू हो गई है और जो बिलबिलाहट है, जो बौखलाहट है डोनाल्ड ट्रंप की, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि हर दफा एक नया बयान और एक नई खींच के साथ डोनाल्ड ट्रंप बयानबाजी कर रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि नेटो की सहयोग की जरूरत नहीं है, नेटो देश इसमें सामने आए ना आए, सोलो मिशन के तहत ही अमेरिका ये हमले करेगा। और आगे ईरान में जो कुछ हो रहा है, क्योंकि नरसंहार से ईरान में इसको जोड़ा गया है, नरसंहार वहां पर हो रहा है, वहां पर रिजीम चेंज होनी चाहिए, इस तरीके का पक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने रखा। ईरान जंग का खौफ, और इस बीच ट्रंप की फौज पीछे हटती हुई क्यों नजर आ रही है, जरा इसको लेकर जानकारी आपके सामने रखते हैं। मिडिल ईस्ट में जंग हालात बेहद तनावपूर्ण है। इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सुरक्षा इंतजामों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव के बीच अमेरिकी नौसेना की तैनाती, चौंकाने वाली जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है। जहां एक तरफ हॉर्मुज जैसे संवेदनशील इलाके में खतरा मंडरा रहा है, दूसरी तरफ आप बात करते हैं माइंस, दूसरी तरफ माइंस खोजने और हटाने वाले अहम युद्धपोत मिडिल ईस्ट से दूर जाते नजर आ रहे हैं। ये क्या रणनीति है? और साथ ही साथ ईरान का खौफ किस तरीके से नजर आ रहा है, जिसके जरिए कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की सेना डर गई है, उनकी फौज डर गई है और पीछे हटने शुरू हो गई है। ईरान के तेवर से अमेरिकी कदम ढीले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और फ्रंट लाइन से फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की फौज हटते हुए दिखाई दे रही है। ईरान के फौज से बदली वॉर स्ट्रेटजी और ट्रंप की रणनीति अब फेल होती भी दिखाई दे रही है। मैदान से फौज पीछे हट गई, तेहरान का दबाव अभी सामने आ रहा है, वॉशिंगटन ने प्लान बदल डाला है। लेकिन जंग के बीच ट्रंप का ये यू टर्न दिखाता क्या है? क्यों यू टर्न ले रहे हैं और ये रणनीतियों में बदलाव का क्या हिस्सा है? क्या लंबी जंग से बचना चाहते हैं अमेरिका वाले और डोनाल्ड ट्रंप क्या लंबी जंग से बचना चाहते हैं? इसी सवाल को हमने इस खास रिपोर्ट में डिकोड किया। देखिए। ईरान जंग का खौफ, पीछे हटी ट्रंप की फौज, अमेरिका ने हटाए 2 माइंस जहाज। अमेरिका और ईरान जंग के बीच बड़ी जानकारी सामने आई है। अमेरिकी नौसेना के 3 में से 2 माइंस खोजने और हटाने वाले जहाज मिडिल ईस्ट से दूर एशिया में देखे गए हैं, जिससे सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। यूएसएस टुल्सा और यूएसएस सांता बरबरा को हाल ही में मलेशिया के पेनांग राज्य के नॉर्थ बटरवर्थ कंटेनर टर्मिनल पर खड़ा देखा गया। ये जगह बहरीन में उनके बेस से करीब 3500 मील दूर है। आमतौर पर ये जहाज मिडिल ईस्ट में तैनात रहते हैं और यूएस नेवी के 5th फ्लीट के तहत काम करते हैं। ये साफ नहीं है कि इन जहाजों को वहां से हटाकर एशिया क्यों भेजा गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड और इंडो पैसिफिक कमांड ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। पेंटागन ने भी सीधे कुछ नहीं कहा और इस मामले को इंडो पैसिफिक कमांड की ओर भेज दिया। ये दोनों जहाज इंडिपेंडेंस क्लास के हैं और समुद्र में बिछाई गई माइंस को खोजने और हटाने के लिए खास सिस्टम से लैस हैं। इनके पास विस्फोटकों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए अंडर वाटर ड्रोन, सोनार और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल शामिल है। तीसरा जहाज यूएसएस कैनबेरा अभी भी अरब खाड़ी इलाके में मौजूद बताया गया है। पहले अमेरिका के पास 4 पुराने एवेंजर क्लास माइंस हटाने वाले जहाज थे, लेकिन उन्हें पिछले साल हटा दिया गया। अब इन नए जहाजों को उनकी जगह काम करना था। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि नए जहाजों की तकनीक अभी असली युद्ध में पूरी तरह साबित नहीं हुई है।
साथ ही जहाज आकार में बड़े हैं, जिससे माइंस वाले समुद्र में चलाना मुश्किल हो सकता है। तो ये फौज पीछे हटने का सिलसिला रणनीति का पार्ट है, मजबूरी है या स्ट्रेटजी है, इसको डिकोड लगातार किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, इजराइल का लेबनान पर बड़ा अटैक सामने आया है। आपको बता दें, ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक में बेरूत में एक इमारत तबाह कर दी गई है। तस्वीरें इसकी सामने आई है बेरूत में किस तरीके से जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं और तबाही का मंजर इस वक्त किस तरीके से दिखाई दे रहा है। इजराइल का लेबनान पर यह बड़ा अटैक दिखाता क्या है कि इजराइल के मंसूबे अभी ठंडे नहीं पड़े। एक तरफ अमेरिका और ईरान लगातार बयानबाजी और हमलों के बीच जो सामने आ रही तस्वीर, उसमें खास तौर पर नजर आ रहा है कि इस वक्त जो है नजरिया और मंशा इजराइल की क्या है। अब आप देखिए यहाँ पर इजराइल का लेबनान पर यह बड़ा अटैक क्या दिखाता है। साउथ लेबनान में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की गई है, बेरूत में इमारत को तबाह कर दिया गया है। देखिए विध्वंस आपको नजर आ रहा होगा और ये तस्वीरें दिखाने के लिए काफी है। ये कहा जा रहा है कि जो इमेजेस जो है सैटेलाइट विजुअल्स जो सामने आए उसमें स्पष्ट रूप में दिखाया जा रहा है कि किस तरीके की कोशिश जो है की गई है। ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक एक के बाद एक के सिलसिला नजर आया, जहां बेरूत में इमारत को टारगेट किया गया। इस इमारत में आखिर ऐसा क्या था और एक इमारत जो कि तबाह हुई है, इस पर एक के बाद एक स्ट्रैटेजी के साथ हमले जो कि साउथ लेबनान में ये इमारत बताई जा रही है। इजराइल का लेबनान पर अटैक क्या दिखाता है। अब ये तस्वीरें जो है अपने आप में दिखाने के लिए और बयां करने के लिए काफी है कि चाहे लेबनान हो, हिजबुल्ला हो या अन्य संगठन हो जो कि ईरान को अंदर खाने से मदद कर रहे हैं, इस तरीके के दावे हो, इजराइल पीछे हटने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। आईडीएफ पीछे नहीं हटने के लिए तैयार है। लगातार ताबड़तोड़ अटैक अब चाहे लेबनान हो या हिजबुल्ला हो, उनके ठिकानों पर किए जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां यूएई के कई इलाकों में ड्रोन हमले सामने आए हैं। ऑस्ट्रेलिया एयरबेस के पास ईरानी मिसाइल गिरी है और आपको बता दें इसको लेकर पीएम अल्बनीज भी जो कि कहते हुए नजर आए, जानकारी उन्होंने साझा की है, कोई हताहत नहीं हुआ है। पीएम अल्बनीज की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई है जिसमें स्पष्ट रूप में यूएई के कई इलाकों में जब हमले हुए, ड्रोन से अटैक किया गया, उसको लेकर अब पीएम अल्बनीज जो है वो जानकारी देते हुए नजर आए। उनका बयान जिसमें उन्होंने कहा कि कोई हताहत नहीं हुआ है इस हमले में। अब ये दो बड़ी खबरें, दो बड़ी पिक्चर, जिसमें एक तरफ देखिए इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है उन सहयोगी संगठनों पर जो ईरान को अंदर खाने से मदद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इस बीच यूएई के कई इलाकों में ड्रोन से हमले किए गए। यानी ईरान भी लगातार बैक टू बैक फायर कर रहा है उन सहयोगियों पर जो इजराइल को, अमेरिका को मदद कर सकते हैं। यूएई के कई इलाकों में ड्रोन हमले, ऑस्ट्रेलियाई एयरबेस को निशाना बनाना ईरान की इस रणनीति का हिस्सा है, इस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जिसमें प्रॉक्सीज को टारगेट किया जा रहा है। और मिसाइलें जो गिर रही है जिसको लेकर के बाकायदे प्रधानमंत्री अल्बनीज का बयान सामने आया। उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि फिलहाल कोई हताहत नहीं है, लेकिन आने वाली तस्वीर क्या बताती है। और इसके साथ साथ इस वक्त जो हालात है वो लगातार 19वें दिन जो है वो भीषण, खतरनाक, चिंताजनक बनते जा रहे हैं। ट्रंप का अहंकार क्या ले डूबेगा और मिडिल ईस्ट में संहार ही संहार लाएगा, इसको लेकर जब कहा जा रहा है, और जंग को लेकर ट्रंप के जो दावे सामने आ रहे हैं वो किस तरीके से नजर आ रहे हैं। चलिए अब डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं कि इस वक्त तस्वीर क्या है। ट्रंप का अहंकार जिसको लेकर कहा जा रहा है कि यही अहंकार जो है वजह है जिसमें कहा जा रहा है कि यह अहंकार ही ले डूबेगा अमेरिका को भी और डोनाल्ड ट्रंप को भी। ट्रंप प्रशासन के काउंटर टेररिज्म सेंटर के निदेशक इस्तीफा दे चुके हैं और केंट का एक्स अकाउंट पर पोस्ट भी इसको लेकर बाकायदे सामने आया है, और पोस्ट में ईरान, अमेरिका के लिए कोई तत्काल खतरा नहीं था। वर्तमान समय में केंट की तरफ से कहा गया कि अभी तो कोई खतरा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी हमले किए गए। इजराइल के कहने पर ट्रंप ने जंग छेड़ी है, यानी कह रहे हैं कि भड़काया बेंजामिन नेतन्याहू ने। अरसे से ट्रंप के समर्थक रहे जो केंट, उन्हीं को लेकर के अब डोनाल्ड ट्रंप पक्ष रख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो कमजोर थे, विदेश मामलों में उनकी जो पकड़ है वो कमजोर थी। अमेरिकी सेना में रहने के दौरान 11 बार विदेशों में तैनात रहे हैं। ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन पावेल का बड़ा दावा कि ईरान के साथ जंग का जो खतरा है वो टाला जा सकता, ये हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। इसके पीछे मंशा किसकी थी? क्या इजराइल ने भड़काया है?
और ईरान के न्यूक्लियर हथियार हासिल करने का कोई ठोस सबूत इस वक्त नहीं है। और साथ ही आपको बता दें, बातचीत का जो सिलसिला है, बातचीत में हो रही थी अच्छी प्रगति, ईरान का प्रस्ताव भी अहम था। ईरान ने जो बात रखी थी वो स्पष्ट थी और सही थी। और कहा जाए, इस बीच आगे आने वाली स्थिति जो चिंताजनक बन रही है उसे भी टालने वाली थी। एक बड़ी खबर इसी बीच सामने आ रही है। आज इस्लामिक देशों की मीटिंग होनी है। जंग के बीच इस्लामिक देशों की बड़ी मीटिंग, क्षेत्रीय सुरक्षा पर विदेश मंत्रियों की मीटिंग, और चर्चा का विषय यही रहेगा कि ये स्थिति जो मिडिल ईस्ट में इस वक्त बनी हुई है, इस्लामिक कंट्रीज का कॉल क्या होगा। सऊदी इसकी मेजबानी करेगा और तस्वीर इस वक्त जो नजर आ रही है, इस क्षेत्र में जो त्राही दिखाई दे रही है, उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, इसे डिकोड किया जाएगा। साथ ही चर्चा की जाएगी कि आखिर ट्रंप को रोकना कैसे है। इस्लामिक कंट्रीज पर जो ये बड़ा खतरा मंडरा रहा है, इसके पीछे और इसको रोकने के पीछे किस तरीके का जो रुख है वो रखा जाए और इस कड़ी के लिए आगे कैसे बढ़ा जाए। इस क्षेत्रीय सुरक्षा पर विदेश मंत्रियों की जो मीटिंग है बेहद अहम मानी जा रही है। जंग का 19वां दिन है और इस दौरान इस्लामिक देशों की आज मीटिंग होगी। खुद मेजबानी सऊदी करने जा रहा है, जिसको लेकर के तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर दर्शकों सामने आ रही है, ईरान ने इराक पर फिर से हमला कर दिया है और कहा जा रहा है कि अमेरिकी दूतावास के पास कई धमाके सुने गए। 3 ड्रोन हमलों से बगदाद में हड़कंप इस वक्त नजर आ रहा है और इसको लेकर के बाकायदे तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे। हालांकि बैक टू बैक फायर किया गया। 3 ड्रोन हमले में बगदाद में हड़कंप बताया जा रहा है और अमेरिकी दूतावास को यहाँ पर टारगेट पर लिया गया है। अमेरिकी दूतावास इस वक्त जो है नंबर 1 रेडार पे। आप देखिए तस्वीरें अब जो यहाँ पर बयां कर रही हैं वो दिखा रही हैं कि इंटेंसिटी क्या थी और कोशिश ईरान ने क्या की थी, जिसमें स्पष्ट रूप में बताया जा रहा है कि ईरान ने इराक पर जिस मंशा के साथ हमला किया वो मंशा क्या है, अमेरिकी सैन्य अड्डों का पूरी तरीके से खात्मा। और अमेरिकी दूतावास के पास जो ये धमाके हुए हैं, 3 ड्रोन हमले हुए, जिसके बाद बगदाद में बाकायदे हड़कंप नजर आया। आप देखिए धुआं ही धुआं, ये पूरी इमारत है और टॉप नॉच पे आपको सिर्फ और सिर्फ धुआं नजर आ रहा होगा। और इसके साथ साथ जो अन्य तस्वीरें सामने आई है वो तस्वीरें भी दिखाने के लिए काफी है कि अलग अलग इलाकों को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। आप देखिए ये इलाका और साथ ही साथ ये इमारतें आपको दिखाई दे रही होंगी नीचे। इमारतों के बीच में आग का ये गोला, धुआं, ये सब दिखा रहा है कि ईरान जो है बैक टू बैक पिक्चर में आने की कोशिश कर रहा है। अब तस्वीर किस तरीके की नजर आ रही है और जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो ये कि आखिर मिडिल ईस्ट का होगा क्या। जो बारूद, जो विध्वंस और जो संघर्ष का जिक्र किया जा रहा है वो आखिर रुकेगा कब। अब ये सवाल उठता है कि क्या मिडिल ईस्ट में अमेरिका की समुद्री सुरक्षा कमजोर हो गई है, क्या हॉर्मुज जैसे अहम जलमार्ग की निगरानी पर इससे असर पड़ेगा, और क्या ये रणनीतिक बदलाव है या फिर बड़ी चूक, इसमें पीछे रहेगा डोनाल्ड ट्रंप। और इसको लेकर बाकायदे जो कहा जा रहा है, जो रणनीति बनाई गई थी वो धरातल पर उतर नहीं पाई। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। इस बीच ब्रिटेन के ऊर्जा मंत्री एड मिलीबैंड ने कहा कि जरूरत पड़ने पर उनका देश माइंस हटाने वाले ड्रोन भेज सकता है। वहीं जापान और ऑस्ट्रेलिया ने साफ कहा कि वो अभी हॉर्मुज स्ट्रेट में अपने सैन्य संसाधन भेजने पर विचार नहीं कर रहे हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को चीन, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया और यूके से हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए मदद मांगी थी। 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल की सैन्य कार्रवाई शुरू होने के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले दर्जनों जहाजों पर हमले किए। इस वजह से ये रास्ता लगभग बंद हो गया है। दो हफ्तों से बंद इस रास्ते को खोलने के लिए अमेरिका भरपूर कोशिश कर रहा है। खुफिया एजेंसियों का अनुमान है कि
कि ईरान ने जहाजों को रोकने के लिए समुद्र तल या उसकी सतह पर 5000 से ज्यादा माइंस बिछा रखी हैं। जिनमें विस्फोटक भी शामिल हैं। पिछले हफ्ते अमेरिका ने कहा था कि उसने माइंस बिछाने वाली ईरान की 16 छोटी बोट्स को तबाह कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो क्या बदले की आग पूरे क्षेत्र को जला देगी? क्या अमेरिका नई चाल चलेगा या कूटनीति का रास्ता अपनाएगा? फिलहाल दुनिया की नजरें इस जंग पर टिकी है, क्योंकि यहां सिर्फ दो देश नहीं बल्कि वैश्विक संतुलन पर दांव खेला जा रहा है। आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, कर फिर होगी मुलाकात और इसी तरीके से तमाम जानकारियां अलग अलग वॉर फ्रंट्स को लेकर हम आपको देंगे। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।